वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 81 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 81 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस टेस्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। उसमें भी जो है जनरल साइंस के प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्यप्रणाली शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, यानी IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, WTO। बताइए। गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्यप्रणाली शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विश्व बैंक ने हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्यप्रणाली शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों ने कोविड-19 के बाद त्वरित सुधार में बाधा उत्पन्न की, जो दशकों में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा झटका रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय की स्थिति की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप UPPCS RO और PDF मतलब टेस्ट सीरीज और PDF जो है दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? कौन सा है वो साउथ ईस्ट एशियाई देश? वो है म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में घोषणा की है कि पिछले वर्ष सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, और पिछले वर्ष सेना के द्वारा आंग सान सूकी की सरकार को हटाने के बाद से दक्षिण पूर्व एशियाई देश में अव्यवस्था फैली है। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह भी करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है? किसने की है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। देखिए, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की। यह योजना पात्र स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के क्रम में सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? सर्वे सन्तु निरामया, वीरभोग्य वसुंधरा, नभ स्पर्शम दीप्तम या सर्वे भवन्तु सुखिना। नभ स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नभ स्पर्शम दीप्तम अर्थात गर्व के साथ आकाश को छूना भारतीय वायुसेना का यानी इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है, और भारतीय वायुसेना के कर्तव्य दिखाते समय विमान इसी ध्येय वाक्य को साकार करते हुए गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करते हैं। नभ स्पर्शम दीप्तम का उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? बताइए। तानाजी, आर्टिकल 15, तुलिदास जूनियर या सुराराई पोट्रू? जिसको मिला है वो एक तमिल फिल्म है। तो तानाजी, आर्टिकल 15 ये तो हिंदी फिल्म है। यहाँ सुराराई पोट्रू सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सुराराई पोट्रू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, और यह एक तमिल फिल्म है सुराराई पोट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, और इसका आंसर है रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो रॉसकॉस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने बताया है कि रूस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, तो रूस का नाम याद रखिएगा, या रॉसकॉस्मोस आए ऑप्शन में तो उसको याद रखिएगा, रूस की है वो अंतरिक्ष एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रामसर साइट के रूप में नामित होने वाली दुनिया की पहली साइट डैश में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, कोबोर्ग प्रायद्वीप इसके नाम से लग रहा है कि इंडिया में तो हो नहीं सकती है, तो भारत को एलिमिनेट कर दो। ये है ऑस्ट्रेलिया की, और रामसर जो जगह है वो ईरान में है। तो दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। प्रायद्वीप को पेनिनसुला बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे वर्ष 1974 में नामित किया गया था। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रामसर सम्मेलन डैश से संबंधित है? किससे किससे संबंधित है? कई बार पढ़ा होगा आपने, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। ठीक है, वेटलैंड। तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण संबंधी अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अपनाया गया था। अतः रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड से संबंधित है। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को इम्पोर्टेंट डे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। हिस्ट्री का सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान से घोड़े की हड्डियों के प्रथम वास्तविक अवशेष मिले हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट सवाल है ये, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इसका उत्तर है सुदकोदता। तो सुदकोदता गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित है, और यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली हैं। जेपी जोशी और के शर्मा ने 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़ों की हड्डियों के निष्कर्षों की सूचना दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जनरल साइंस का सवाल है ये, कभी करंट अफेयर्स का था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री जैसा बन गया। ठीक है, साइंस का मानो इसको। प्राय समाचारों में रहने वाला H1N1 विषाणु का निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? जापानी एंसेफेलाइटिस, बर्ड फ्लू, मेनिनजाइटिस या स्वाइन फ्लू? देखिए, H5N1 होता तो वो हो जाता बर्ड फ्लू, लेकिन ये H1N1 है तो ये है स्वाइन फ्लू का वायरस। डी है इसका आंसर। तो H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2009 में H1N1 के कारण होने वाले फ्लू को वैश्विक महामारी घोषित किया था। स्वाइन फ्लू के लक्षणों में बुखार आता है, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और सिर में दर्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के संचरण का कारक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, बहुत पूछते हैं इसको। मलेरिया एंडीज एजिप्टाई से तो नहीं होगा, मलेरिया होता है एनाफ्लीज मच्छर से। ठीक है, सी है इसका आंसर। डेंगू होता है इससे, एनाफ्लीज, सॉरी मादा एनाफ्लीज। ठीक है, उसमें भी मादा एनाफ्लीज। ए है इसका आंसर, सी डी बी नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? मादा एनाफ्लीज यानी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो।
तो मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी का संचरण संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों यानी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी है? बताइए, राइनो वायरस, पापोवा वायरस, सिमियन वायरस या फिर पिकोर्न वायरस। सर्दी जुकाम, नाक से बहता है पानी, ठीक है, नजला जिसको बोलते हैं। राइनो जो नाम है, ठीक है, जो नाक की सर्जरी होती है तो राइनोप्लास्टी बोलते हैं, तो ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो राइनो वायरस हो गया, ए है इसका आंसर। तो राइनो वायरस जो है सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। टाइफाइड निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला रोग है? जितने भी रोग हैं वायरस के कारण होने वाले, विषाणु, ठीक है, या जीवाणु के कारण होने वाले, कई बार बताएं टेस्ट सीरीज में। स्टार्टिंग से जितने भी टेस्ट हैं सबको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, सब मिल जाएगा उसमें। तो टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी से, यानी बैक्टीरियल डिसीज है एक। तो टाइफाइड बुखार जो है एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला एंटेरिका सरोबर टाइफी जीवाणु के कारण होता है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको साल्मोनेला टाइफी। नंबर 15 पर आ जाइए। हिस्ट्री का सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कालिदास नहीं है, शूद्रक नहीं, विष्णु शर्मा नहीं, हरिसेन इसका आंसर है, डी। तो जो है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बाकी कवि और नाटककार कालिदास को तो सभी जानते होंगे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम। बहुत पूछते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सही अक्षांश स्थिति को दर्शाता है? ये ऐसा प्रश्न है कि इंटरव्यू तक में पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, आरओ में तो होता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना है? 23.5 डिग्री, हाँ सॉरी 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश, यानी ए है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33%। और उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट तो 650 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ देखें, उत्तर से दक्षिण, तो है 240 किलोमीटर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी वाला, जनसंख्या वाला जिला जो सोनभद्र है। और गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज गाजीपुर में स्थित है। शॉर्ट में बोलते हैं इसको जीएसबीएम। और भारत में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में प्रतापपुर में हुई थी, यानी देवरिया में। देखिए, जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, ये भी सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज, मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है कानपुर में है, तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश एवं भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में प्रतापपुर में हुई थी, ये सही है, डी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है वो कानपुर में है, हैलट बोलते हैं इसको शॉर्ट में। 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है यूपी पीसीएस में भी ये।
और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 4। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं और 28 जिले हैं पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र अगर पूछ ले तो कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। और सबसे कम विकसित है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश या किस युग्म के सभी देश सार्क के सदस्य हैं, सार्क के मेंबर हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, ठीक है। कौन सार्क का मेंबर है, कौन आसियान में मेंबर है, कौन ब्रिक्स में मेंबर है, कौन G20 में, G7 में मेंबर है, सब पता होना चाहिए आपको। ये पूछ लेता है और बोनस प्रश्न होते हैं ये अगर एग्जाम में आ जाएं तो चीन सार्क का मेंबर नहीं है, चीन से पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। मालदीव सार्क में मेंबर है, म्यांमार नहीं है तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। मेडागास्कर सार्क में मेंबर नहीं है, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये चारों के चारों सार्क के मेंबर हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया और 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी जो पहली मुलाकात थी वही थी अप्रैल 1981 में। कहाँ पर? कोलंबिया में। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट हैं ये, ठीक है। तो ये सार्क में मेंबर हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना और सार्क संगठन का मुख्यालय और सचिवालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में क्या, सूची 2 में क्या? सूची 1 में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कालिंजर का किला कहाँ पर? श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पर? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर? बदायूं, बांदा, पटियाली, कासगंज, श्रृंगी, रामपुर, फर्रुखाबाद। मिला दीजिए इनको। इसको बहुत पूछते हैं उत्तर प्रदेश में के परीक्षाओं में। अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो पटियाली कासगंज में हुआ था। और श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है वो श्रृंगी, रामपुर, फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं और उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला है बांदा। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। ए का 3 किस किस में दे रखा है? ए का 3 3 में दे रखा है, तो ए का 3 है, बी का 2 है, बी का 2 होना चाहिए। यहाँ 4 एलिमिनेट कर दीजिए। ए का 3, बी का 2, ठीक है। ए का 3, बी का 2 यहाँ तक दोनों कॉमन है। उसके बाद डी का है 1, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा और सी का है 4। तो 3, 2, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है बांदा में, ठीक है, बांदा में है। और श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगी, रामपुर, फर्रुखाबाद में। और अंत में है निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।